हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमिया। और चाइना को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। नैन्सी पेलोसी जिनका ताइवान का दौरा था, बाद में चीन ने उन्हें धमकी दी कि अगर वो ताइवान जाती हैं तो हम मिलिट्री एक्शन लेंगे। यहाँ तक की धमकी ये दी गई थी कि उनके प्लेन को हवा में मार दिया जाएगा। फिर भी नैन्सी पेलोसी जब वो मलेशिया दौरे पे थी उन्होंने ताइवान का मेंशन नहीं किया था कि वो ताइवान जाने वाली हैं। पर सडनली सबको पता था कि शायद ये जा सकती है और अभी कुछ ही देर पहले वो ताइवान पर पहुंच चुकी हैं। पर जिस हिसाब से चाइना का रिएक्शन आया है मिलिट्री एक्शन का, उससे एक अंदाजा लगता है कि क्या यह थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ रहा है बार बार, क्या यूएसए ने अपनी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी के पॉलिसी को छोड़ दिया है? क्या वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ओर जा रहा है जो ताइवान को लेकर उसकी ऑफिशियल पॉलिसी है? इन सब का जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी हैं। नैन्सी पेलोसी का दौरा इतना अहम क्यों है? क्योंकि जो नैन्सी पेलोसी हैं ये दरअसल स्पीकर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिकन कांग्रेस है उसका जो एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसकी स्पीकर है। आप इसको लोकसभा स्पीकर के समकक्ष मान सकते हैं। ये स्पीकर होने के साथ साथ ये थर्ड इन लाइन लीडर है। मतलब अगर यूएसए के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट किसी कारणवश अपना कार्यभार नहीं संभाल पाते तो नैन्सी पेलोसी प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालेंगे। इसलिए ये दौरा इतना अहम है। इस दौरे के महत्व को ध्यान रखते हुए, इसके खतरे को भांपते हुए यूएसए ने अपने फाइटर जेट से उससे इनको एस्कॉर्ट किया गया था ताइवान में। यहाँ तक कि आसपास की जितनी भी बेस थे वहां से भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो भी यूएसए ने भेजे थे कि किसी भी स्थिति में अगर चाइना अटैक करने की कोशिश करता है तो उन्हें सेव किया जा सके। और ये देख सकते हैं आप नैन्सी पेलोसी जी का प्लेन जो ताइवान में लैंड कर रहा है। ये सबसे ज्यादा वॉस्ट मूवमेंट था। सारे विश्व की मीडिया इसी मूवमेंट को देखने के लिए नजरें गड़ाई हुई थी। यही वो प्लेन था जिसमें नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची है। पूरे विश्व के लोग इस प्लेन पर नजर रखे थे। क्या है ताइवान जाएगा, क्या है ताइवान नहीं जाएगा, क्या यूएसए चाइना से डर जाएगा, क्या चाइना कोई मिलिट्री एक्शन लेगा इस प्लेन के अगेंस्ट। सब लोग इस पर नजरें गड़ाए हुए थे। इसलिए ये दौरा इतना अहम हो गया क्योंकि 25 सालों में पहली बार कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर ताइवान के विजिट पर है। दरअसल यूएसए चाइना की वन चाइना पॉलिसी को मानता जरूर है, उसको एक्नॉलेज करता है, पर वो ताइवान के ऑटोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। इसी वजह से ऑफिशियली ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं करता अमेरिका, पर उसके सेल्फ डिफेंस को मान्यता देता है। और चीन को हट ना, इसलिए कोई ज्यादा ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं आते ताइवान में। पर यह 25 साल में पहली बार है कि नैन्सी पेलोसी जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर हैं वो ताइवान जाती हैं। चीन की धमकी के बावजूद जाती हैं। चाइना ने बोला था कि अगर नैन्सी पेलोसी आती है तो उनके प्लेन को शूट डाउन कर दिया जाएगा। मतलब इस हद तक की धमकी दी गई थी। और जैसे ही नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में एंटर किया, जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है उन्होंने बताया, उन्होंने बयान दिया कि अब हम एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करेंगे। अब ये देखने वाली बात है कि ये मिलिट्री ऑपरेशन क्या है। क्या ये मिलिट्री ऑपरेशन नैन्सी पेलोसी या अमेरिका के अगेंस्ट लिया जाएगा? क्या यह मिलिट्री ऑपरेशन ताइवान के अगेंस्ट किया जाएगा? क्योंकि इस दौरे का बहुत ज्यादा विरोध इसलिए भी हो रहा था क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अगर अमेरिका ताइवान को सच में बचाने नहीं आया तो चाइना ताइवान को हथिया लेगा और इससे वर्ल्ड की सिक्योरिटी पर खतरा आ सकता है। क्योंकि इस विजिट की इतनी आवश्यकता नहीं थी। पर जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल जो दौर चल रहा है वहां पर यूएसए के लिए क्रेडिबिलिटी क्राइसिस आया हुआ है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्यों आया हुआ है? आपने अफगानिस्तान में देखा, अमेरिका वहां से चला गया, लोगों ने सवाल उठाया कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, फिर लोगों ने अमेरिका पे उंगली उठाई कि देखो अमेरिका ने कुछ नहीं किया, यूक्रेन में वॉर हो रहा है और अभी तक हो रहा है और अमेरिका सिर्फ कुछ हद तक मिलिट्री हेल्प कर रहा है, मतलब हथियार दे रहा है, पर किसी प्रकार की एक्टिव हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब उसने यूक्रेन को उसके हाल पर छोड़ दिया। तो यही हाल ताइवान का भी हो सकता है कि अगर आप सिंबॉलिक जेस्चर में रहे कि भाई चलो ठीक है हमारे स्पीकर ने विजिट कर लिया, हमने बयान दे दिया कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, पर सच में अगर ताइवान पर अटैक करता है चाइना और यूएसए ताइवान की हेल्प के लिए नहीं आया तो इसका जो खामियाजा है वो ताइवान को भुगतना पड़ सकता है। और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत हो सकता है अगर यूएसए इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्री हैं, चाइना और यूएसए भी। क्योंकि आज सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था वर्ल्ड वॉर 3। क्योंकि चाइना की जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। अभी फिलहाल ये क्लियर नहीं कि वो मिलिट्री ऑपरेशन कहाँ होगा और किसके खिलाफ होगा। पर यह बात जरूर है कि जो चाइना के सुखोई 35 फाइटर जेट्स हैं उन्होंने ताइवान स्ट्रेट्स में एंटर किया है जरूर है। और वो बार बार ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट करते रहे हैं। पर अभी तक कोई इन्होंने कोई ऑफेंसिव अटैक नहीं किया है।
पर हाँ, इसको एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का शायद फ्लैश पॉइंट माना जा सकता है, अगर चाइना एस्केलेट करता है यहाँ से और यूएसए भी रिएक्ट करता है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर शायद शुरू हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया एंगेज कर रहा है यूक्रेन के साथ में, यूरोप कंट्री भी वहां पे एंगेज है। तो यह एक फेवरेबल कंडीशन जरूर बनती जा रही है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए। ब्रीफ में समझते हैं कि चाइना ताइवान के बीच में जो ये आखिर कॉन्फ्लिक्ट है क्या। दरअसल 1949 में चाइना आजाद होता है और वहां पर दो पार्टियों के बीच में क्लैश होता है। एक पार्टी होती है कुओमिंटांग और दूसरी होती है माओ की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो इन दोनों में जो सिविल वॉर होता है तो वो माओ की पार्टी जीत जाती है। तो यहाँ पे जो कुओमिंतांग की जो पार्टी है वो ताइवान चली जाती है और वहां से ये रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाते हैं अपने आप को। शुरुआत में ये भी डिक्टेटरशिप यहाँ पर लागू थी, पर 1990 के बाद में ताइवान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और चाइना जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो अभी भी कम्युनिस्ट या फिर डिक्टेटरशिप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का इलेक्शन नहीं होता है। जी जिनपिंग का जब तक बंद करेगा शायद वो रूल करते रहेंगे। चाइना ने ताइवान को लेकर ऑफिशियल वन चाइना पॉलिसी कर रखी है। इसका मतलब ये है ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। इसे एक नजरिए से देखा जाता है वन कंट्री टू सिस्टम, मतलब कंट्री भले एक ही है, चाइना भी एक है ताइवान भी एक ही कंट्री है, पर दोनों में सिस्टम अलग अलग होता है, ऐसा चीन का मानना है। हालांकि ताइवान भी अपने आप को ओरिजिनल चाइना मानता है कि हम ओरिजिनल चाइना है और जो मेनलैंड चाइना है उसको हमसे आके मिल जाना चाहिए। थोड़ा सुनने में अजीब लगता है पर ये सच है। पर ताइवान का जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होता है। क्यों यूएसए ताइवान पर इतना इंटरेस्ट दे रहा है, क्योंकि यही जो ताइवान है वो साउथ कोरिया और जापान और बाकी के जितने भी यहाँ पे आइसलैंड कंट्रीज हैं जिसका चाइना के साथ विवाद है, वो अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो ताइवान है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब अगर चाइना को यहाँ पर अटैक करना हुआ, जापान में अटैक करना हुआ, फिलीपींस में अटैक करना हुआ, तो सबसे पहले वो ताइवान पर कैप्चर करेगा और यहाँ से फिर वो अटैक कर सकता है। इसीलिए यूएसए ताइवान में इतना इंटरेस्टेड है। और ताइवान का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में कई जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं वो ताइवान ही सप्लाई करता है। तो कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि ताइवान को चाइना कैप्चर करे। इसी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान रखते हुए यूएसए ने ताइवान के लिए एक पॉलिसी बनाई हुई थी। वो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। दरअसल हुआ क्या कि चाइना के साथ जब यूएसए ने अपने रिश्ते सुधारे, ताइवान के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे वो कट कर दिए। मतलब ताइवान को ऑफिशियली यूएसए रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर उसने एक ऑफिशियल पॉलिसी ताइवान के लिए रखी, एक लॉ भी पास किया जिससे कि ये क्लियर हो सके कि वो ताइवान के सेल्फ डिफेंस के लिए अपने जो हथियार हैं वो ताइवान को बेच सकता है उस लॉ के अनुसार। पर उसमें ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए ताइवान के हेल्प के लिए आएगा। मतलब जो भी लॉ है उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी। मतलब चाइना को ये नहीं पता है कि अगर हम कल ताइवान पर अटैक करते हैं तो यूएसए क्या करेगा, वो आएगा या नहीं आएगा। और वो जो यूएसए है वो स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी को अभी तक बरकरार रखता आया है, क्योंकि वो सिचुएशन देख के रिएक्ट करता है। उसके बाद में वो फ्रीडम होनी चाहिए। वो अगर मान लो किसी प्रकार का एश्योरेंस दे देता है या फिर एग्रीमेंट साइन कर लेता है कि ये हाँ अगर ताइवान पर अटैक होता है तो हम आएंगे, इसका मतलब उसको जाना ही जाना होगा। उसके पास कोई फ्रीडम नहीं रहेगी कि वो अपने आप को बैकआउट कर ले। जैसा कि जापान और साउथ कोरिया के साथ में है, वहां पर यूएसए की जापान और साउथ कोरिया के साथ एक एग्रीमेंट है कि अगर चीन अटैक करता है तो यूएसए उनके हेल्प के लिए आएगा। पर ऐसा कोई भी लॉ ताइवान के साथ में नहीं है। और जो बाइडेन ने भी एक स्टेटमेंट दिया था बीच में कि अगर चीन ताइवान पर अटैक करता है तो यूएसए मिलिट्रीली रिस्पॉन्ड करेगा। ये क्लियर कट इशारा था स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ओर। मतलब जो यूएसए की पॉलिसी है ताइवान के लिए अब वो स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ओर जा रही है। अब वो किसी प्रकार के एम्बिग्यूटी में नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। हाँ वो आएगा, ऐसा उसने बयान दिया। अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन हुआ है, पर उसका बयान से ऐसा लग रहा है। और जिस हिसाब से नैन्सी पेलोसी एडामेंट थी इस विजिट के लिए और वो गई, चीन की धमकी के बावजूद गई, इसका यही इशारा है कि शायद अब यूएसए की जो ऑफिशियल पॉलिसी स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की ओर जा रही है। पर अगर यूएसए स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी की पॉलिसी अपनाता है ताइवान के लिए तो इसके रिपरकशन यूरोप, इंडिया और बहुत सी कंट्रीज के लिए होंगे। क्यों? क्योंकि अगर चाइना और यूएसए इंगेज करते हैं मिलिटरीली तो सिंपल सी बात है ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ही शुरुआत है। इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए बाय डिप्लोमेटिक मीन्स इस टेंशन को कम किया जाए और जितना हो सके बातचीत के जरिए पूरे मसले को सुलझाना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।